नमस्कार। तो कल था 1 मई 2025। दुनिया के मजदूरों एक हो मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह महापर्व दुनिया के मजदूरों की एकता की दुहाई देता है। लेकिन भारत में मजदूर दिवस के अलावा 1 मई 2025 या 1 मई कुछ और चीजों के लिए भी जाना जाता है। क्या आपको पता है? जी हां, ये 1 मई ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय, जो अक्सर सुर्खियों में है, चर्चा बटोरता है, केस दर्ज किए जाता है, उसका भी दिवस है। तो कल ईडी मुख्यालय में दिल्ली में मजदूर दिवस के दिन अर्थात ईडी दिवस के दिन क्या क्या हुआ, उसमें से क्या जरूरी बातें छनकर निकलकर हमारे सामने आई हैं, जिससे देश की जनता, देश के कानून को मानने वाले, जानने वाले एडवोकेट्स, जुडिशरी, सबका वास्ता। बातें बहुत है, एक एपिसोड में कवर करना संभव नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ईडी किस तरह से केस दर्ज करने की फैक्ट्री में तब्दील हो गई है। एक ऐसी फैक्ट्री जो रात दिन हजारों केस दर्ज किए जा रही है और सजा मुट्ठी भर केसों में। तो क्या ईडी राजनीतिक हथियार बन चुका है, या ईडी के मूलभूत ढांचे या कानून में कुछ कमियां हैं? क्या ईडी का निर्माण या स्थापना इसी के लिए की गई थी? तो आज हम फिर इन सब बातों की पोस्टमार्टम और चर्चा करेंगे। यहां डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह लीगल चैनल। तो जनाब, ईडी फिर चर्चा में है और कल तो बहुत बड़ी चर्चा में आई, क्योंकि कल इसका फाउंडेशन दिवस था। ईमानदार अधिकारियों को, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को अवार्ड भी मिले। उधर बंबई हेडक्वार्टर में आग लग गया, इधर कई सारे मामले हैं, व्यू नाउ से लेकर अनेक मामले हैं। तो साहब, ईडी जो चर्चा में है या चर्चा में आई, वह चर्चा इस बात की थी कि नंबर ऑफ केस पर केस दर्ज की जा रही है एजेंसी, लेकिन सवाल है कि सजा कितने केसों में हो रही है और कितने दिनों बाद हो रही है, या यह केस दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो मीडिया ट्रायल और राजनीतिक तमाशा बनकर मात्र रह गया है। तो जी हां, चाहे वो व्यू नाउ का केस हो, चाहे वो महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे वह फिर फेक कंपनियों का केस हो या डिजिटल स्कैम का केस हो, ईडी हर जगह पर फिलहाल सवालों के घेरे में है। ईडी से यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप केस तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कितने केसों में आप प्रोसिक्यूशन करा पाते हैं, सजा करा पाते हैं? तो जैसा कि आपको मैं कह रहा था कि इस वक्त भारत की सबसे ताकतवर एजेंसी के रूप में बनकर उभरी है ईडी, लेकिन यह सबसे विवादित जांच एजेंसी के तौर पर भी जानी जाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, यानी प्रवर्तन निदेशालय। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ तथ्यों पर, कुछ डाटा पर। तो जनाब, ईडी ने 1 मई 2025 को अपना 69th बर्थडे मनाया, या इसके स्थापना के 69 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने खूब तारीफें बटोरी, खूब तालियां बजी, खूब प्रशंसा हुई, मीडिया बाइट्स भी मिले और कवरेज भी मिले। क्यों? उन्होंने दावा किया या उन्होंने बताया कि ईडी फिलहाल 5000 से भी ज्यादा केसों पे काम कर रही है। 5000 से भी ज्यादा केस उसने दर्ज किए हैं, जिसमें जांच की प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी ने यह भी दावा किया कि उसने हजारों करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति
सील कर ली है और उसने यह भी दावा किया कि उसका कन्विक्शन रेट 93% है। प्लीज नोट इट। जो कहते हैं कि ईडी की तो सिर्फ कार्रवाई करती है, लोगों को अरेस्ट करती है, सजा नहीं दिला पाती, वो कृपया नोट करें कि राहुल नवीन साहब ने कल बताया कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वह 93% है। अर्थात ईडी ने जो केस दर्ज किया उसमें से 100 में से 93 केसों में वह सजा दिलाने में सफल रही है। सिर्फ 7 लोग इसके चंगुल से छूट पाए हैं। लेकिन एक और परत है। ऊपर के सुहावने आंकड़ों के पीछे कुछ और भी कहानी छुपी हुई है। तो आइए खोलते हैं परत तर परत को और समझते हैं कामयाबी के इस क्लेम में, कामयाबी के इस दावे में कितना सच है, कितना फसाना, क्या हकीकत है, क्या सिर्फ हसीन सपना। तो डेटा की अगर हम बात करें और तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें और सच बोलें तो साहब अब तक यह बात तो ठीक है कि ईडी ने 5000 केस दर्ज किए हैं। 2014 से अब तक ईडी ने 5113 केस दर्ज किए, रिकॉर्ड। 2024 और 25 सिर्फ इस साल में ईडी ने 775 नए केस दर्ज किए, 333 उसमें से नई शिकायतें हैं और 34 लोगों को ईडी सजा दिलवाने में सफल रही है। अब गौर कीजिए कि फिलहाल कोर्ट में करीब 1739 प्रिसाइजली 1739 केस कोर्ट में लटके हैं या भिन्न भिन्न अदालतों में चल रहे हैं, जहां ईडी ने लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर रखी है। अब जिन 47 मामलों में फैसला आया है उसमें से 44 में से सजा हो गई। तो कन्विक्शन रेट 93.6 ऑलमोस्ट 94 का आया। बेजोड़ डाटा है, लेकिन रुकिए, जरा संभलिए। डाटा की इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। हाल ही में जो वित्त मंत्री ने संसद में डाटा पेश किया 2019 से 2024 तक का, उसके अनुसार 911 शिकायतें दर्ज की गई और सजा मिली सिर्फ 42 मामलों में। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर यह कन्विक्शन रेट 4% का भी नहीं रह जाता। अब ईडी कहेगी इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो 1739 केस प्लस डिसाइडेड 47 कोर्ट में फाइल कर रखे थे। 47 में फैसला आ गया, 43 लोगों को सजा मिल गई, सिर्फ 3 लोग या 4 लोग छूट पाए। अब 1793 केस अगर डिसाइड नहीं हुआ है तो ईडी तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए तो आप न्याय प्रणाली कोर्ट पे सवाल उठाएं, लेकिन अगर उसको मिला दें तो कन्विक्शन रेट 5% पर भी ज्यादा नहीं रहता है, नहीं टिकता है और वहां विपक्ष को मिल जाता है ईडी पर हमला करने का हथियार। तो राहुल नवीन खुद मानते हैं कि ईडी की कई जांचें सालों से लटकी पड़ी हैं और इसमें एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर, एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। विपक्ष को हमले करने के अवसर मिलते हैं, अपराधियों को मजे करने के या कानून की गिरफ्त से दूर रहने के अवसर मिलते हैं। ईडी की जांच पीएमएलए के साथ साथ प्रीडिक्ट ऑफेंसेस पे भी टिकी होती है। ये बड़ा फाइनल एंगल है कानून का, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे अगर आप कमेंट में पूछेंगे। तो ईडी की जांच पीएमएलए के साथ साथ प्रीडिकेट ऑफेंस पर भी टिकी होती है। अब सोचिए अगर असली जुर्म वाला केस ही लटक जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे साबित होगी? और यहां आकर ईडी फंस जाती है। अब व्यू नाउ, महादेव ऐप, क्रिप्टो करेंसी स्कैम या दूसरे स्कैम को हम देखें तो ईडी फिर एक टाइमलाइन
गेम खेलती हुई इन सारे केसों में नजर आती है, वास्तविकता चाहे जो भी हो। व्यू नाउ में स्कैम हो, महादेव ऐप वाला मामला हो, किसी आईएएस अफसर आईपीएस अफसर के यहाँ की कार्रवाई का मामला हो, ईडी की एंट्री होते ही अखबारों की सुर्खियां तो बन जाती है, लेकिन फिर होता क्या है इस हेडलाइंस के बाद? डिस्ट्रैक्शन, मुख्य मुद्दों से, मुख्य जांच से भटकाव। कई मामलों में देखा गया है कि ईडी जांच से पहले, सबूत जुटाने से पहले सीधे गिरफ्तार कर लेती है और फिर सालों दर साल जो कंप्लेन है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है, वह कोर्ट के सामने आती नहीं और फिर वह मुजरिम डिफॉल्ट बेल का हकदार बन जाता है और वह डिफॉल्ट बेल पर जमानत पर बाहर आ जाता है। आरोपियों का गिरफ्तार होते के साथ मीडिया ट्रायल और बदनामी शुरू हो जाती है, लेकिन केस जहां के तहां न्यायिक सिस्टम में यथावत बना होता है और एक व्यक्ति बिना गुनाहगार साबित हुए सजा भुगतने लगता है। दूसरी कहानी जो और इसके साथ होती है, दूसरा एक वर्ग जो और पिसता है इस पूरे प्रपंच में, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सिस्टम में, वह है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। खास करके जो थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, जिसका इस केस के अपराध से कुछ लेना देना नहीं होता। तो जैसा कि 2024 और 2025 में तकरीबन 31,000 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की, 15,266 करोड़ का रिस्टिट्यूशन हुआ भिन्न भिन्न अदालतों के आदेश पर। लेकिन क्या यह सजा नहीं है बेकसूर इंसानों के लिए? यह केवल अस्थायी अटैचमेंट है। अदालत में जब तक जुर्म साबित न हो जाए तब तक यह अस्थायी जब्ती बनी नहीं सकती, बनाई ही नहीं जा सकती। अब इन सारे मद्देनजर को देखते हुए जो ईडी के सबसे तेज तर्रार और भारत के जो एडवोकेट जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने ईडी को चेताया है कल उनके अपने फाउंडेशन दिवस के फंक्शन पर और ईडी को संभल कर कदम बढ़ाने को कहा है। देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने खुद कहा कि ईडी गिरफ्तारी के मामलों में और सावधानी बरते, नहीं तो कोर्ट से बेल मिल जाने के बाद एजेंसी की छवि धूमिल होती है, सरकार की भारी फजीहत होती है। लेकिन इस सत्य के बावजूद देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ईडी अपने कार्य प्रणाली में क्या बदलाव लाती है। ईडी का नया फोकस अब फेमा है और क्रिप्टो है। ईडी अब फेमा के उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावे, यानी विदेश में संपत्ति, अवैध एफडीआई, एनआरआई की जमीन खरीद, साथ ही साथ क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क्स की जांच भी शुरू हो गई है। मनी ट्रेल का जिम्मा भी ईडी के कंधों पर आज या कल आने ही वाला है। एफएटीएफ जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने ईडी की तारीफ की है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि एफएटीएफ की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट भारत को रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में रखती है, यानी टेक्निकल रूप से भारत को, देखिए ये एक अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है वो अपोजिशन या देश में अपराधों को रोकने के लिए नहीं बना है। यह भारत की इंटरनेशनल कन्विक्शन है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, भारत सिग्नेटरी है। इसलिए भारत में ईडी किस तरह से काम कर रही है, अवैध धन शोधन को किस तरह से रोका जा रहा है, बेसिकली ये ड्रग मनी, टेररिज्म मनी को रोकने का काम ईडी का था, लेकिन यह कुछ और कार्यों में लगी हुई है। लेकिन विदेश आज भी उसी ड्रग मनी और टेरर मनी को किस तरह से ईडी अपने शिकंजे में ले रही है, काबू कर रही है, इसके आधार पर कंप्लायंस रिपोर्ट देती है और उसमें ईडी को अब तक एफएटीएफ की रिपोर्ट में टेक्निकली कंप्लायंट पाया गया है
और इसके लिए उसकी तारीफ की गई है। लेकिन जब देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो तालियां बज रही हैं, लेकिन देश में जब देश की जनता देखती है कि लोग सालों दर साल तक केस में फंसे हुए हैं, तो ईडी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। चलते चलते हमें यह मानना पड़ेगा कि ईडी एक जरूरी संस्था है, इसमें कोई शक नहीं है। यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या ईडी निष्पक्ष तरीके से देश में काम कर रही है? क्या व्यू नाउ जैसे केस में ईडी के जांच की रफ्तार सही है? आने वाले दिनों में यह तेज होगी या यह भी और केसों की तरह कहीं शिथिल पड़ जाएगा, कहीं वर्षों वर्षों तक कोर्ट में लटका रहेगा और लोग जो जनता हैं, जो 1.25 लाख इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पैसा इस वक्त ईडी के पास फ्रीज है, वह अदालतों में जूता घिस घिस कर अंतिम सांसें गिन लेंगे। ईडी व्यू नाउ केस की जांच एक क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह करेगी या यह भी किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो जाएगा? देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप समझते हैं कि ईडी का दखल इस मामले में जरूरी था या यह एक राजनीतिक औजार बन चुकी है ईडी और यह उसी का दुष्परिणाम था? कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कानूनी दोस्त। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।